हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री क्लासेस। आज के वीडियो में हम देखेंगे आपके फोर्थ पेपर जनसंख्या और पर्यावरण से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना है, तो इसको जल्दी हम देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जो लोग वीडियो पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए। ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। तीसरा क्वेश्चन है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम ओजोन परत दिवस का। पहला ऑप्शन है 25 अप्रैल को, दूसरा 9 मई को, तीसरा है 16 सितंबर को, चौथा है 7 सितंबर को। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, 16 सितंबर को। नेक्स्ट है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 20 मई को, दूसरा है 27 मई को, तीसरा है 22 मई को और चौथा है 24 जनवरी को। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा 22 मई को। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व नभ भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2 फरवरी को, दूसरा है 5 फरवरी को, तीसरा है 24 मार्च को और चौथा है 21 फरवरी को। तो विश्व नभ भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो ये आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 16 फरवरी को, दूसरा ऑप्शन है 24 मार्च को, तीसरा है 19 जनवरी को और चौथा ऑप्शन है 21 मार्च को। तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन को हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी को, दूसरा है 22 अप्रैल को, तीसरा है 22 फरवरी को और चौथा है 29 सितंबर को। तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला अमेरिका में, दूसरा जापान में, तीसरा इंग्लैंड में, चौथा चीन में। तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान में, तो इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मॉन्ट्रियल समझौता 1987 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला जापान में, दूसरा अमेरिका में, तीसरा कनाडा में, चौथा भारत में। तो मॉन्ट्रियल समझौता 1986 हुआ था कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो पहली बार कब किया गया था? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। 1985 ईस्वी में, 1986 में, 1976 ईस्वी में और 1970 में। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा 1985 ईस्वी में। वर्तमान में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नाम क्या रखा गया है? वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम रखा गया है पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय कर दिया गया। इसके नाम को बदल करके पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय कर दिया गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है 1986 में, दूसरा 1984 में, तीसरा है 1885 में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1986 में। जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है 1986, वो करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था? राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। 1988 ईस्वी में, 1956 में, 1961 में और 1989 में। तो राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था 1988 में। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो पहला ऑप्शन इसका देखते हैं 2006 में, 2005 में, 2002 में और 2008 में। तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया गया था 2002 में। ये तीसरा ऑप्शन इसका जो है करेक्ट होगा। राष्ट्रीय जल नीति कब लाया गया था? पहला ऑप्शन है 2010 में, दूसरा है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है 2006 में, चौथा है 2002 में। तो राष्ट्रीय जल नीति लाया गया था 2002 ईस्वी में। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आने एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब लाया गया था? तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है 2001 में, दूसरा है 2004 में, तीसरा है 2002 में और चौथा है 2005 में। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है राष्ट्रीय पर्यावरण
राष्ट्रीय पर्यावरण नीति लाया गया था 2004 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एनजीटी नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल कब लाया गया था? नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल लाया गया था, इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, 2010 में, दूसरा ऑप्शन है 2009 में, तीसरा है 2006 में, चौथा है 2002 में। तो इसका पहला ऑप्शन है जो वो करेक्ट होगा 2010 में। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी क्षेत्र में जैव विविधता के लिए क्या शर्त हो सकते हैं? तो आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वर्षा, दूसरा है उच्च तापमान, तीसरा है अत्यधिक वर्षा, चौथा है बी और सी दोनों। तो यानी इसमें क्या होगा, उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा जैव विविधता के लिए दोनों ही बहुत जरूरी है। तो इसमें हमारा जो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कहाँ होगा? आज के ऑप्शन को देख लेते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। जैव विविधता को किस नाम से जानते हैं? तो पहला अम्लीय वर्षा, दूसरा है तापमान, तीसरा हॉटस्पॉट उष्ण स्थल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है उष्ण स्थल वो करेक्ट होगा। जैव विविधता का शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहला ऑप्शन है मैकाले ने, दूसरा आइंस्टीन ने, तीसरा वाल्टर जी रोसेन ने, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रयोग किया था वाल्टर जी रोसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूएनओ द्वारा जैव विविधता दशक कब से कब तक मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। 2000 से लेकर 2020 तक, 2011 से 2020 तक, इनमें से कोई नहीं। तीसरा ऑप्शन है, चौथा है 2010 से 2020 तक। तो यूएनओ द्वारा जैव विविधता दशक मनाया गया है 2011 से लेकर 2020, यानी इसका जो सेकेंड ऑप्शन है बी वो करेक्ट होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शाकाहार जैव विविधता के लिए कैसा है? जैव विविधता के लिए कैसा है मतलब खतरा है, खतरा नहीं है, इनमें से कोई नहीं, जानवरों से खतरा है। यानी इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है शाकाहार जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है। तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्व का सबसे बड़ा पोलर महाद्वीप किस देश में है? विश्व का सबसे, आइए देखते हैं इसके ऑप्शन को। अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, अमेरिका में। तो इसका सबसे ज़्यादा पोलर महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? इसके ऑप्शन के देखते हैं। असैनियम के कारण, नाइट्रेट के कारण, पारा के कारण और कैडमियम के कारण। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट के कारण। तो ये जो इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1972 में, दूसरा है 1980 में और तीसरा है 1986 में, चौथा है 1973 में। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1974 में, दूसरा 1981 में, तीसरा 1992 में, चौथा है 1986 में। तो जल संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1974 में। सारे क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ओजोन परत संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1985 में, दूसरा है 1987 में, तीसरा है 1971 में, चौथा है 1974 में। तो सम्मेलन हुआ था 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी परियोजना कब स्थापित की थी? तो पहला ऑप्शन है 7 दिसंबर 1992 में, दूसरा 1 अप्रैल 1973 में, तीसरा है 1997 में, चौथा है 1975 में। तो हाथी परियोजना स्थापित हुई थी 7 दिसंबर 1992 को। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? इसके चार ऑप्शन को देख लेते हैं। ए फिटिंग्स ने, चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने और उपरोक्त में से कोई नहीं। चार मतलब कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए फिटिंग ने। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये कथन कहा था किसने? ए फिटिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधोलिखित में से पर्यावरण भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। क्या तत्व नहीं है? भूमि की कप, मृदा, खनिज और बस्तियां। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बस्तियां मतलब इसका तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखते हैं, यानी निरंतर जो विकास होता है किसी अवधारणा से संबंध रखते हैं। पहला है नियतवादी अवधारणा, दूसरा है संभववादी अवधारणा, चौथा है नवनियतवादी अवधारणा, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा नवनियतवादी अवधारणा, ये सतत व स्थायी विकास की अवधारणा को कहा गया है। सी ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक पर चलते हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं। रीडर थे, ग्रिफिथ टेलर थे, डेविस थे, डार्विन थे। तो इसका आंसर होगा रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, यानी किस चीज़ के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है सतत विकास वर्ष, स्वच्छता वर्ष, वन संरक्षण वर्ष, मृदा संरक्षण वर्ष। तो इसका ऑप्शन होगा संयुक्त राष्ट्र ने 2000 वर्ष में क्या घोषित किया था, कौन सा वर्ष? सतत विकास वर्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ते जाइए, देखते जाइए और इसको लर्न करते जाइए। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, यानी किसी एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? पहला है धारणीय विकास, दूसरा है गरीबी कम करना, चौथा है वातानुकूलन, तीसरा वातानुकूलन, चौथा है कागज़ के थैले का प्रयोग। तो इसमें हम देखते हैं जो बी ऑप्शन है गरीबी कम करना, किसी एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है। गरीबी कम करने से पर्यावरण सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है, इससे पर्यावरण की सुरक्षा नहीं होती है। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है, यानी पेड़ों उगने के लिए कैसा तापमान रहना चाहिए? पहला ऑप्शन है 10 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 15 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 4 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 20 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान, कोई भी तापमान में न्यूनतम तापमान जो पेड़ों को उगने के लिए चाहिए वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कोलकाता में, दूसरा भोपाल में, तीसरा ऑप्शन है देहरादून में, चौथा है लखनऊ में। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ये है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में अधिकतम वन आच्छादन क्षेत्र कौन सा है, यानी जहाँ पे सबसे अधिक वन आच्छादित होते हैं? पहला ऑप्शन है आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन, तीसरा परिवर्तन और चौथा उपरोक्त सभी। तो सबसे अधिक वन आच्छादन क्षेत्र है आरक्षित वन। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसको हरा सोना कहा गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा है वन, तीसरा है कॉफ़ी, चौथा है उपरोक्त सभी। तो हरा सोना कहा गया है वन। वन हमारे लिए क्या है? हरे सोने के समान है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? निगमित, पहला ऑप्शन है निगमित निकाय, दूसरा है गैर सरकारी व्यक्ति, तीसरा है राज्य, चौथा है उपरोक्त सभी। तो भारत में अधिकांश जो वन है, वन संपदा, उसका मालिक है राज्य, यानी राज्य सरकार उसका मालिक है। नेक्स्ट चलते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। वन महोत्सव किससे संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? पेड़ काटना, पेड़ लगाना, फसलों में वृद्धि, पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन। तो वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ लगाने से संबंधित है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, यानी क्या प्राकृतिक संसाधन नहीं है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है भूमि। यानी तीनों ऑप्शन हम देखते हैं, जल, ऊर्जा, भूमि, तीनों प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। उसके बाद इमारतें, इमारतें क्या करते हैं? हम स्वयं बनाते हैं। इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ये उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुलेम कारण नहीं है, क्या कारण नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, भूकंप, पर्यावरण प्रदूषण, वन्य जीवों का शिकार। यानी प्राकृतिक संसाधनों नष्ट होने का सुलेम कारण क्या नहीं है? भूकंप। ये भूकंप इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है, क्या मूलभूत संकल्पना नहीं है? पहला ऑप्शन है अनुकूल, दूसरा जनसंख्या वृद्धि, तीसरा परिवर्तनशीलता, चौथा पार्थिव एकता। यानी इसका जो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना क्या नहीं है? जनसंख्या वृद्धि नहीं है। तीनों है, मतलब जनसंख्या वृद्धि नहीं है। तथ्यात्मक पर्यावरण में निम्न में से क्या शामिल है? पहला उच्चवच, दूसरा जल प्रवाह, तीसरा भूमि संरक्षण, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यानी तथ्यात्मक पर्यावरण से में क्या संबंधित है? ये सारी चीज़ें संबंधित हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगले चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है कोयला से, दूसरा पेट्रोलियम से, तीसरा आणविक शक्ति से, चौथा है सूर्य से।
तो पर्यावरण को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूर्य से होती है, तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है, कैसे होता है? मल निकासी से, आवासीय समस्या से, तीसरा जलाऊ लकड़ी से, चौथा उपरोक्त सभी। यानी ये तीनों समस्याओं से क्या होता है? पर्यावरण असंतुलित होता है, तो उपरोक्त सभी हमारा जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण वास पर्यावरणीय हास का पर्यायवाची है, क्या पर्यायवाची है? पर्यावरण अवनमन, पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण आकर्षण और पर्यावरण उपरोक्त तीनों। यानी ये शायद तीनों क्या है? पर्यावरण वास पर्यावरणीय के तीनों पर्यायवाची हैं, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि और बच्चों को इसका लाभ मिल सके, वो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।